नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारा जो जियोपॉलिटिकल तमाशा का जो जर्नी है वो आज लीबिया पहुँच गया है। क्योंकि लीबिया में अभी थोड़े दिनों पहले ही लास्ट वीक शायद जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे जनरल आसिम मुनीर, वो लीबिया गए हुए थे। लीबिया में भी जनरल खलीफा हफ्तार से मिलने। अब जनरल खलीफा हफ्तार कौन है और लीबिया में वो क्यों गए हुए थे? क्योंकि लीबिया में जब वो गए हुए थे तो उन्होंने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $4 बिलियन की आर्म्स डील को साइन किया है। और उस आर्म्स डील के अंडर वो JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, जिसको पाकिस्तान और चाइना ने मिलके बनाया है, उन फाइटर जेट्स को लेकर एक डील हुई है। क्योंकि लीबिया अभी दो ग्रुप्स में बटा हुआ है जब से लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुई है गद्दाफी के जाने के बाद। 2011 में हम सबको पता है कि गद्दाफी को पावर से हटा दिया गया था लीबिया के अंदर। उसके बाद से एक ही सिविल वॉर जो चली हुई है लीबिया में, इसने लीबिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है वेस्टर्न लीबिया और एक है ईस्टर्न लीबिया। तो जो वेस्टर्न लीबिया में जो गवर्नमेंट है जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली, उसकी जो गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं GNA, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, उसको UN ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। मतलब मोस्टली दुनिया की सारी कंट्रियों ने उसी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रखा है। और जो ईस्ट पार्ट है लीबिया का, उसको रूल कर रहे हैं जनरल खलीफा हफ्तार। अब ये जनरल खलीफा हफ्तार कौन है, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे। साथ में ये आर्म्स डील कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बन रहे हैं लीबिया के अंदर, और इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है। क्योंकि गद्दाफी के टाइम इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते थे और इंडिया और लीबिया के बहुत अच्छे रिश्ते थे। और इंदिरा गांधी जी 1984 में लीबिया भी गई थी गद्दाफी से मिलने। तो गद्दाफी और इंडिया के रिश्ते बहुत क्लोज रहे हैं और गद्दाफी हमेशा ही एंटी वेस्टर्न उनका स्टांस था जब तक वो पावर में थे। तो आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान का ये जो नया एक्ट है वो कितना हार्म करने वाला है इंडिया के इंटरेस्टों को, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लीबिया समझते हैं। क्योंकि लीबिया को समझना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया के लोगों को ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, या चाइना क्या कर रहा है, या US क्या कर रहा है। बात भी सही है, ये हमारे नेबर्स है और मेजर कंट्रीज़ है हमारी फॉरेन पॉलिसी के आउटलुक के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन लीबिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इजिप्ट भी जिसके अंदर है, UAE भी है। कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि UAE के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। और मोहम्मद बिन जायद की मैंने पॉलिसी समझाई थी कैसे मिडिल ईस्ट में उन्होंने UAE को एक रीजनल पावर बना दिया ईरान और टर्की के बराबर। वो मैंने कल की वीडियो में समझाया था। तो आज हम फिर से लीबिया के बारे में ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लीबिया में क्या हो रहा है। तो लीबिया में 1969 से पहले किंग इद्रिस वहाँ के रूलर होते थे और 1951 में लीबिया को इंडिपेंडेंस मिली थी इटली से। उससे पहले इटली का कॉलोनियल रूल था लीबिया के ऊपर। तो लीबिया को जब 1951 में इंडिपेंडेंस मिली तो किंग इद्रिस वहाँ के प्रेसिडेंट बने और किंग इद्रिस 1969 तक वहाँ के लीबिया के रूलर रहे। लेकिन 1969 में ऑफिसर्स ने वहाँ पर एक रिवोल्ट कर दिया, आर्मी ऑफिसर्स ने, जैसे इजिप्ट में किया था 1952 में अंडर कर्नल अब्दुल गामेल नासिर। तो वैसे ही सेम यहाँ रिवोल्ट हुआ अंडर कर्नल गद्दाफी। और इसी रिवोल्ट में गद्दाफी के साथ जो ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उनमें एक ऑफिसर थे जनरल खलीफा हफ्तार। तो इन सब ने मिलकर किंग इद्रिस को ओवरथ्रो कर दिया और कर्नल गद्दाफी लीबिया के रूलर बन गए। और कर्नल गद्दाफी जब लीबिया के रूलर बने तो उसके बाद इंडिया और लीबिया की रिलेशंस बहुत क्लोज हो गए। 1969 में इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन भी खोल दिया लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली में। उसके बाद से इंडिया के रिश्ते बहुत करीबी रहे और इंडिया और लीबिया, इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ लीबिया में लेबर के लिए काम करने जाते थे। अप्रोक्सीमेटली 2011 में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई लीबिया में तो 18,000 इंडियंस, 18,000 इंडियंस आर वर्किंग इन लीबिया। तो लीबिया इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लीबिया के पास ऑयल रिजर्व से ज़्यादा है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो लीबिया हमारे लिए जो हमारी ऑयल की डिमांड है, क्योंकि इंडिया ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स में से एक है दुनिया का, आई थिंक आफ्टर चाइना। तो इंडिया की इतनी ऑयल्स की डिमांड है, इंडिया मोस्टली ऑयल अपना इंपोर्ट ही करता है। तो लीबिया भी एक डाइवर्सिफाई करने का एक सोर्स है। क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान जो हमारा पहले एक मेजर सोर्स होता था, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ईरान न्यूक्लियर डील को ख़त्म कर दिया पावर में आने के बाद 2016 में जब वो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद फिर से सैंक्शंस लग गए ईरान के ऊपर। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि इंडिया ईरान का तेल ना खरीदे। तो इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया, जबकि हमारे को बहुत सस्ता ऑयल मिल रहा था ईरान से और ईरान हमारे काफ़ी करीब भी है। तो हमारी जो सप्लाई चेन है उसको रास्ते में कट करने के भी चांसेस कम ही रहते थे। लेकिन फिर भी इंडिया ने ये
जहर का घूंट पी लिया और इंडिया ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। उसके बाद इंडिया ने वेनेजुएला से तेल लेना स्टार्ट किया, तो वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए निकोलस मोडुरो की रिजीम पे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हमारे को वहाँ से भी ऑयल लेना बंद करना पड़ा। पहले हमारा इराक भी मेजर सप्लायर था, लेकिन 2003 की वॉर के बाद इराक से भी हमारा ऑयल आना बंद हो गया। उसके अलावा अगर हम और मार्केट से लेते हैं तो वहाँ ऑयल बहुत महंगा मिलता है। तो हमारे को ये जो फेयर डील मिल रही थी ईरान इराक जैसी कंट्रियों में, वो बंद हो गई अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से या फिर वॉर की वजह से। फिर इंडिया ने 2022 में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, तो रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट रेट्स के ऊपर ऑयल देना स्टार्ट किया। इंडिया ने वो बहुत सारा ऑयल परचेज भी किया। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब दोबारा पावर में आया 2024 में, तब उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, और इसके एवज में उन्होंने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिए। 25% टैरिफ तो उन्होंने वैसे ही लगाए कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को नहीं मानता है। प्लस 25% टैरिफ इस बात के लगा दिए कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना जब तक बंद नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया फंड कर रहा है रशियन वॉर मशीन को जो यूक्रेन में चली हुई है। लेकिन अमेरिका ने या यूरोपियन कंट्रीज का ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो ये इस सेंस में है कि यूरोप अभी भी गैस खरीद रहा है रशिया से, और यूरोप की मोस्टली गैस नीड्स को रशिया ही फुलफिल करता है। नॉर्थ टू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो जर्मनी और रशिया के बीच में, क्योंकि जर्मनी सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस भी है पूरे यूरोप का, तो पूरा यूरोप का पावर हाउस ही गैस पे डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। और इंडिया को वो लेक्चर दे रहे कि इंडिया उससे ऑयल मत खरीदे। तो इंडिया ने वहाँ से भी अपने इंपोर्ट्स अभी कम कर लिए हैं पिछले दिनों में, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता यूएस के साथ रिश्ते अपने खराब करना। और दूसरी बात ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो ट्रेड डील कर लेगा अमेरिका के साथ। इस चक्कर में वो इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं रशिया से वो कम कर रहा है। तो लीबिया हमारे लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि लीबिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अगर हम लीबिया से अपना ऑयल लें तो वो हमारे को सस्ता भी मिलेगा, और साथ में हमारे लिए एक अल्टरनेटिव रूट हो जाएगा ऑयल लाने का, जो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनसे। तो इंडिया के लिए लीबिया इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो ये लीबिया के अंदर सिविल वॉर चली हुई थी 2011 के बाद जो स्टार्ट हुई, अब 2011 में लीबिया में सिविल वॉर इसलिए हुई कि अरब स्प्रिंग स्टार्ट होगी पूरे पूरे अरब रीजन में। टूनिशिया से स्टार्ट हुई, बाद में इजिप्ट में भी आ गई, जहाँ पर होस्नी मुबारक जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनको पावर छोड़ के जाना पड़ा, और वहाँ पर इलेक्शन हुए जिसमें मोहम्मद मोरसी चुनाव जीत गए। वो बात अलग है कि मोरसी को भी हटाकर फिर से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया इजिप्शियन सोसाइटी और इजिप्शियन पॉलिटिक्स के ऊपर, और जनरल सीसी आगे फिर से पावर में बैठ गए। लेकिन लीबिया के अंदर भी ये अरब स्प्रिंग फैल गई, और यहाँ पर गद्दाफी को हटाने के लिए वेस्टर्न पावर स्पेशली नेटो वाला जो ग्रुप है उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, और ग्राउंड पे रेबल फोर्सेस ने गद्दाफी को ढूंढ के हट करके मार दिया, और वहाँ पर गद्दाफी के रूल को ख़त्म कर दिया लीबिया से। उसके बाद लीबिया में एक सिविल वॉर स्टार्ट होगी जो दो ग्रुप्स में बढ़ गया लीबिया। एक ग्रुप था वेस्टर्न लीबिया वाला, जिसको रूल कर रही थी वहाँ की जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जिसको हम जीएनए बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जो ट्रिपली बेस्ड गवर्नमेंट है। और दूसरी जो गवर्नमेंट थी वो ईस्टर्न लीबिया में आई, वो थे जनरल खलीफा हफ्तार। अब मैंने आपको खलीफा हफ्तार के बारे में पहले बताया था, 1969 में लीबिया में जब किंग इद्रिस को ओवरथ्रो किया था वहाँ के ऑफिसर्स के ग्रुप ने, उस ग्रुप में जनरल खलीफा हफ्तार भी थे कर्नल गद्दाफी के साथ में। तो खलीफा हफ्तार को बाद में गद्दाफी और खलीफा हफ्तार के रिश्ते खराब हो गए। बाद में खलीफा हफ्तार अमेरिका की सीआईए के काफ़ी क्लोज हो गए, क्योंकि अमेरिका गद्दाफी को पावर से हटाना चाहता था। तो 2011 की जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई गद्दाफी के खिलाफ, तो फिर से सीआईए ने जनरल खलीफा हफ्तार को लीबिया में भेज दिया गद्दाफी को पावर से हटाने के लिए। बाद में गद्दाफी जब पावर में हट गए तो खलीफा हफ्तार यूएई जो मोहम्मद बिन जायद हैं वहाँ के रूलर, उनके इजिप्ट के इन कंट्रीज़ के काफ़ी क्लोज हो गए। इनके आर्म्स और एमुनिशन के दम पे उन्होंने पूरे ईस्टर्न लीबिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और ईस्टर्न लीबिया में एक इंपॉर्टेंट सिटी है बेनगाजी। बेनगाजी के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी है, आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें बताते हैं कि कैसे अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया था वहाँ पर इस्लामिस्ट ग्रुपों ने। तो जनरल खलीफा हफ्तार ने अपने आप को यूरोपियंस, अमेरिकन और मिडल ईस्टर्न रूलर्स को ये ऐसे बेचा कि मैं अगर पावर में रहूँगा तो ये जो एक्सट्रीम एलिमेंट है लीबियन सोसाइटी में, या ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये पावर में नहीं आ पाएंगे लीबियन सोसाइटी के अंदर, इसलिए मेरा होना बहुत जरूरी है, मैं एक सेकुलर लीडर हूँ। तो इसलिए उन्होंने बेनगाजी को अपना कैपिटल बना लिया, ईस्टर्न लीबिया पे पूरे पे लगभग कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न लीबिया की जो गवर्नमेंट है उसको भी हटाने की कोशिश की और ट्रिपली के ऊपर अटैक कर दिया। तो 2019 में जब उन्होंने ट्रिपली पर अटैक किया तो टर्की ने वेस्टर्न लीबिया की जो जीएनए की गवर्नमेंट थी उसको बैक किया और उसको आर्म्स, एम्युनिशन, ड्रोन्स, इवन मर्सनरीज प्रोवाइड कराए, जिसके दम पे वेस्टर्न जो लीबिया वाली गवर्नमेंट है वो ट्रिपली को अपने कंट्रोल में रख पाई। वरना खलीफा हफ्तार ये ट्रिपली को भी जीत जाते और पूरा लीबिया उनके कंट्रोल में आ जाता। तो तब से ये ईस्टर्न और वेस्टर्न
लीबिया में पूरा पूरा लीबिया का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो डिवाइडेड है और खलीफा हफ्तार के ऊपर यूएन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि उनको कोई भी आर्म्स नहीं बेच सकता है। तो पाकिस्तान अभी सीन में कहाँ से आता है? तो पाकिस्तान बेसिकली यूएई के, अभी कल की मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यूएई के जो रूलर हैं वो पाकिस्तान में आए हुए थे। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान के ऊपर यूएई ने प्रेशर बनाया कि अभी थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस डील साइन की थी, जिसके अंडर ये था कि भाई अगर कोई भी सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया करेगा, दोनों में से एक कंट्री के ऊपर, तो दोनों कंट्रियों के ऊपर अटैक किया जाएगा। वो यानी एक तरह का जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म बनाया गया, जैसे नेटो के अंदर भी है कि नेटो की एक कंट्री के ऊपर अगर आप अटैक करते हो तो वो सारे नेटो के कंट्रीज पे माना जाता है। इसका एग्जांपल 9/11 भी है। 9/11 पे जब अमेरिका पे अटैक हुआ था तो सारे नेटो कंट्रीज ने मिलकर अलकायदा के ऊपर और अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया था। तो वैसा ही सिमिलर एक डिफेंस डील की सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान लीबिया में भी हथियार इसलिए बेच रहा है, स्पेशली खलीफा हफ्तार को, जो ईस्टर्न लीबिया कंट्रोल करते हैं, जिसके ऊपर यूएन के आर्म्स एम्बार्गो लग रखे हैं। कहने का मतलब उनको कोई भी आर्म्स नहीं बेच सकता, वो यूएन के लॉज के अगेंस्ट है। लेकिन पाकिस्तान इनको आर्म्स बेचने के दो रीजन है। एक तो पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये JF-17 फाइटर जेट्स है, इनको यूज़ किया, तो उन्होंने ये JF-17 फाइटर जेट्स को चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर जॉइंट कोलैबोरेशन में बनाया है और ये 4th जनरेशन फाइटर जेट्स है और ये काफ़ी एडवांस फाइटर जेट्स है और इनको वॉर में इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ किया गया था जो ऑपरेशन सिंदूर था उस टाइम पे। तो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं वो वहाँ जाके लीबिया में खलीफा हफ्तार के आगे स्पीच दे रहे हैं लीबियन आर्मी को कि हमने इंडिया के बहुत सारे ड्रोन्स गिरा दिए, इंडिया के बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरा दिए, इवन S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, जो इंडिया ने रशिया से ले रखा है, उसको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इन बातों में सच्चाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने आप को इस वॉर में हारने के बाद भी, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज के टाइम में, आप बैटल फील्ड पे जितनी विक्ट्री ले रहे हो उतना इंपॉर्टेंट आप इंफॉर्मेशन वाले स्पेस में भी जीतो। वहाँ पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया इस ऑपरेशन सिंदूर में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बैटल फील्ड पे तो इंडियन आर्मी ने तो अच्छा काम किया, लेकिन इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि बेसिकली इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं और प्रो इंडिया से ज़्यादा मतलब वो एक नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उनमें एक डिफेंस कमेंटेटर भी है, उन्होंने कहा था कि पूरे कराची को उड़ा दो, कराची पे कब्जा कर लो। तो मतलब ऐसी सी बातें बोलते हैं जो मतलब सूट नहीं करती इंडियन मीडिया को। तो इंडियन मीडिया की एक मोकरी बन रखी है इंटरनेशनल मीडिया के अंडर कि इंडियन मीडिया रैशनल नहीं है और ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझता नहीं है, कुछ भी बोल देता है। 4 बाबाओं को बिठा लेगा, 4 इस्लामिक स्कॉलर्स को बुला लेगा, कहने के लिए स्कॉलर है लेकिन वो पेड सारे के सारे ट्रोल्स हैं जिनका यूज़ इंडियन मीडिया कर रहा है ताकि एक आदमी की इमेज को चिपकाया जा सके। दूसरी दिक्कत ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर एक आदमी को इतना बड़ा पोर्ट्रे लार्जर देन लाइफ करके दिखाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, कि जिसकी वजह से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। क्योंकि अगर हम पहले वाली लड़ाई देखें, कारगिल देखें, तो वहाँ पर हमारे को कैप्टन विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर सब जानते हैं। तो हर लड़ाई में 1971 की वॉर में भी शायद वो खेतरपाल जी जो थे जिन्होंने टैंक लेकर पाकिस्तान के बहुत सारे टैंकों को उड़ा दिया था, जिसके बाद उनको परमवीर चक्कर मिला था। तो हर वॉर में एक इंडियन फाइटर की स्टोरी है, एक इंडियन ट्रूप और इंडियन सोल्जर की स्टोरी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आपको कोई फाइटर का या कोई लीडर का या कोई आर्मी के ऑफिसर का नाम आगे नहीं आएगा, आर्मी के जवान का नाम आगे नहीं आएगा। वहां पर मोदी जी की इमेज को ही चमकाया जाएगा, जिसके कारण इंडिया की आर्मी का एक तो मोरल डाउन होता है, दूसरा इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे मोकरी होती है, जैसे ये मीडिया चैनल्स में दिखाया जाता है, इंडिया के मीडिया चैनल्स में जैसे वो न्यूज़ एंकर्स बोल रहे हैं। तो जिससे इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हार गया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जो कि हमारे लिए एक लेसन भी आने वाले टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इंफॉर्मेशन के डोमेन में भी हमारे को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर हमारे को पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्रियों को काउंटर करना है, क्योंकि ये दोनों कंट्री डिसइंफॉर्मेशन के मास्टर्स हैं। तो यही चीज़ आसिम मुनीर ने, जनरल मुनीर ने वहाँ जाके बोली लीबिया में, और वो अपने आर्म्स को अब वो बेच इसलिए पा रहे हैं कि वो ये दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो इन आर्म्स को खरीदने का एक रीजन है, चाइनीज और पाकिस्तानी आर्म्स में एक तो आपको एंड यूजर सर्टिफिकेट नहीं देना, आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। खलीफा हफ्तार इनको खरीद ले, और खलीफा हफ्तार सुडान में जो सिविल वॉर चली हुई उसमें एक ग्रुप को वो सपोर्ट कर रहे हैं RSF को, तो उसको भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके आर्म्स खरीदने के लिए आपको कोई ह्यूमन राइट कॉम्प्लाई नहीं करना पड़ेगा, जबकि आपको अगर राफेल खरीदना है या फिर F-35 खरीदना है तो वहां पर एक पूरा प्रोसीजर है। कांग्रेस जो वहाँ की है, US कांग्रेस है, उसकी एक ओवरसाइट, एक मैकेनिज्म है वहाँ पर हथियार बेचने का। तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को भी कंसिडर किया जाता है हथियार देने से पहले। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की
मामले में ये कोई कंपल्सन है नहीं, वो किसी को भी हथियार बेच देंगे। और चाइना अपना पल्ला झाड़ लेगा यूएन में, अगर कल बात आएगी कि आपके ऊपर तो एम्बार्गो लग रखा था, फिर आप क्यों वेपन बेच रहे हो लीबिया में जनरल हफ्तार को, तो चाइना बोलेगा कि हम तो बेच ही नहीं रहे, वो तो पाकिस्तान बेच रहा है, हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन था, लेकिन हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान की आर्म्स डीलों के ऊपर। पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, वो किसी को भी हथियार बेच सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना इसलिए प्रेफरेबल पार्टनर्स बन रहे हैं कुछ कंट्रीज के लिए जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियों से हथियार नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां से उनके ऊपर एम्बार्गो लगे हुए हैं। तो खलीफा हफ्तार को हथियार बेच के पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा लीबिया के अंदर, और दूसरा यूएई जैसे कंट्रीज को खुश करेगा जो कि उनको फाइनेंस कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में हमेशा रहता है। तो पाकिस्तान के लिए विन विन डील है, और पाकिस्तान की एक इमेज भी बढ़ेगी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के लिए इसलिए प्रॉब्लम है कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया का लीबिया हमेशा ही क्लोज पार्टनर रहा गद्दाफी के अंडर। गद्दाफी के जाने के बाद इंडिया के और लीबिया के रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं रहे क्योंकि लीबिया में सिविल वॉर चली हुई है। हमारे जो एम्बेसडर थे और वहां पर हमारे पीस कीपिंग ट्रूप्स भी थे, सीआरपीएफ के कुछ जवान पोस्टेड थे ट्रिपली में। तो 2019 में जब हफ्तार ने ट्रिपली के ऊपर अटैक किया, जनरल हफ्तार ने, तब वहां पर उन ट्रूप्स को इंडिया ने पुल आउट कर लिया, क्योंकि उनकी सेफ्टी एक कंसर्न थी इंडियन अथॉरिटीज के लिए। तो इंडियन अथॉरिटीज ने उनको पुल आउट कर लिया, हमारे एम्बेसडर ने भी डिप्लोमेटिक मिशन वहां पर खाली कर दिया, और वो डिप्लोमेटिक मिशन बंद हो गया। अभी लास्ट मंथ ही एक नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया लीबिया के लिए, और फिर से डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन किया गया, और साथ में सीआरपीएफ के बहुत सारे ट्रूप्स को वहां भेजा जाएगा जो प्रोटेक्ट करेंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन को ट्रिपली के अंदर। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि इंडिया के बहुत सारे लोग काम करते थे 2011 के सिविल वॉर के बाद, उनको भी इवैक्यूएट करना पड़ा, इंडियन नेवी भेजनी पड़ी, एयर इंडिया को भेजना पड़ा जो उनको इवैक्यूएट करके लाया। क्योंकि हमने 91 में भी गल्फ क्राइसिस के टाइम देखा, जो कुवैत को इन्वेड कर दिया था सद्दाम हुसैन ने, उस टाइम भी बहुत सारे इंडियंस फंस गए थे कुवैत में, तब भी हमारे को पुल आउट करने पड़े थे। तो 2011 में भी जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई लीबिया के अंदर, तो वहाँ पर भी हमारे अप्रोक्सीमेटली 18,000 इंडियन नेशनल वहाँ काम कर रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स में, तो उनको पुल आउट भी करना पड़ा। तो हमारे लिए ये भी एक लॉस है लीबियन सिविल वॉर के कारण। तीसरा ये है कि हमारा ऑयल की, मैंने आपको बताया, डाइवर्सिफाई हम कर सकते हैं, और हमारी जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं लाइक ओएनजीसी या ऑयल इंडिया, ये सारी की सारी उन्होंने पहले बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स और डील साइन कर रखी थी लीबियन गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंडर वो वहाँ पर जाके ऑयल वेल्स को डिस्कवर करेंगे और साथ में वहाँ से ऑयल निकालने में हेल्प करेंगे लीबियन ऑयल कंपनीज की। तो ये लीबिया और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, ये विन विन सिचुएशन थी। लेकिन अभी लीबियन सिविल वॉर के बाद इंडिया के सारे इंटरेस्ट वहाँ पर हार्म हो गए हैं, और अब इंडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया वहाँ करे क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया की पॉलिसी हमेशा ही रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। तो इंडिया हमेशा ही रिएक्टिव रहता है। 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद इंडिया को लीबिया में भी घाटा हुआ है, सीरिया में भी घाटा हुआ है, क्योंकि असाद हमारा क्लोज एलाई था, लेकिन असाद खुद ही सिविल वॉर में फंस गया, तो अब वो इंडिया के साथ रिश्ते कहाँ रख पाता, और ईरान और रशिया जैसों का प्रोक्सी बन के ही रह गया। बाद में उसको भी पावर से जाना पड़ा, और अभी जो पावर में आए मोहम्मद अल शर्रा, वो खुद टर्की के ही एक तरह से प्रोक्सी हैं, और टर्की और इंडिया के रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते हैं, क्योंकि टर्की हमेशा ही पाकिस्तान को और कश्मीर के मुद्दे को यूएन में उठाता रहता है, और पाकिस्तान की उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सारी मदद की थी ड्रोन्स और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके। तो टर्की के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया के लिए ये हर जगह से लॉस हो रहा है। अब पाकिस्तान के साथ भी लीबिया के रिश्तों को अगर हम थोड़ा देखें, तो पहले पाकिस्तान और लीबिया के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। जब 1971 वॉर के बाद, जब बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान में, तो उनके और गद्दाफी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी जी के और गद्दाफी के रिश्ते भी बहुत क्लोज अलाइज थे उस टाइम पे, सेम पाकिस्तान के साथ था। इवन पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्टेडियम है लाहौर में, उसका नाम गद्दाफी स्टेडियम इसलिए है कि गद्दाफी 1974 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन की समिट थी पाकिस्तान के अंदर, उसके अंडर आए हुए थे, और उनकी याद में, उनके आने की खुशी में वहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर का जो क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम गद्दाफी स्टेडियम रख दिया। आज भी वहाँ पर क्रिकेट के मैच होते हैं, इंडियन टीम ने भी काफ़ी बार खेला है लाहौर के इस गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैचेस को। तो पाकिस्तान और इनके इतने क्लोज रिश्ते थे, लेकिन जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो को पावर से हटा दिया पाकिस्तानी मिलिट्री ने 1979 में, वहाँ जिया उल हक पावर में आ गए और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी टांग दिया गया वहाँ पर। तो लीबिया के और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए, स्पेशली जिया उल हक के, क्योंकि जिया उल हक ने उन सारे लोगों को मारना या उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जो जुल्फिकार अली भुट्टो से एसोसिएटेड थे। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप भी बन गए, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी पीपीपी, जो आज भी है, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ दो मेन पार्टी हैं, एक तो जो नवाज शरीफ वाली पार्टी है और दूसरी भुट्टोज की पार्टी पीपीपी बोलते हैं जिसको, और तीसरी अभी पार्टी आई हुई है पीटीआई जो इमरान खान वाली है। तो इस पार्टी के बहुत सारे लोग टेररिस्ट बन गए और उन्होंने प्लेन्स हाईजैक को करना स्टार्ट कर दिया, और एक प्लेन जो हाईजैक किया वो भी लीबिया ही ले गए वो, क्योंकि लीबिया के साथ पीपीपी के जो ये स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उनके काफ़ी क्लोज रिश्ते थे, और पीपीपी को बैन कर रखा था पाकिस्तान में। जब जिया उल हक पावर में आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो को
हटा के कू के थ्रू। तो लीबिया के और पाकिस्तान के रिश्ते ऑन ऑफ रहे हैं, लेकिन अब ये जो जनरल खलीफा हफ्तार को ये जो हथियार प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान के लिए विन विन है, क्योंकि इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में पाकिस्तान उन सारे कंट्रीज़ की नज़र में आ गया है जो कंट्रियों को यूएन से एम्बार्गो लग रखा आर्म्स के मामले में, या फिर वेस्टर्न कंट्री जिनको आर्म्स नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए पाकिस्तान एक अच्छा स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको भी काफ़ी हेल्प की थी लीबिया ने। तो मतलब लीबिया के पाकिस्तान के रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट हैं, और इंडिया के लिए लीबिया इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लीबिया को हमने छोड़ दिया है तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की अगर वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। इसलिए इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक मिशन को फिर से फुल एक्टिवेट कर देना चाहिए लीबिया के अंदर, और इंडियन ऑयल कंपनीज़ को वहाँ जॉइंट एक्सप्लोरेशन करने की दिशा में बढ़ना चाहिए, और फाइनली कोशिश करनी चाहिए कि दोनों ग्रुप्स के बीच में जो फाइट है उसको कैसे कैसे रिजोल्व किया जाए, या फिर दोनों ग्रुप्स के साथ लेके चला जाए जैसे बाकी कंट्रीज चल रही हैं। जैसे अमेरिका का एग्जांपल, अमेरिका ने ही भेजा था जनरल खलीफा हफ्तार को 2011 में गद्दाफी को हटाने के लिए, जब वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे लीबिया में, क्योंकि वो सीआईए की एक एसेट है। और दूसरा, वो जीएनए को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो वेस्टर्न लीबिया में रूल कर रही है। तो यूएस, रशिया जैसी कंट्रीज दोनों साइड के साथ खेल रही हैं, क्योंकि वो ग्लोबल पावर्स है। लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कि यूएई और टर्की की लड़ाई चली हुई है लीबिया के अंदर। टर्की वेस्टर्न लीबिया को सपोर्ट कर रहा है और यूएई ईस्टर्न लीबिया को सपोर्ट कर रहा है। और ये पाकिस्तान ने जो अब आर्म्स प्रोवाइड करने के लिए एग्री किया है यूएई के थ्रू, जो हम ईस्टर्न लीबिया को देंगे, उससे कहीं ना कहीं टर्की नाराज हो सकता है पाकिस्तान से। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इसे समझने के लिए आपको हर प्लेयर को समझना पड़ेगा। लीबिया में क्या हो रहा है, सूडान में सिविल वॉर क्यों चली हुई है, इजिप्ट में सीसी का क्या हो रहा है आफ्टर ओवरथ्रो मोहम्मद मोरसी, या फिर मोहम्मद अल शर्रा जो सीरिया में आए हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो कैसे अपने आपको स्टेबल करेंगे और कैसे सीरिया को स्टेबल करेंगे, क्योंकि सीरिया में अभी भी अलावाइट्स हैं जो असाद की कम्युनिटी के लोग हैं। वो कोस्टल एरिया जो मेडिटेरेनियन ओशन है उसके आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसको लताकिया प्रोविंस भी बोलते हैं। तो उन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट सुन्नी गवर्नमेंट नहीं है, एक सेकुलर या एक सब सेक्ट्स को लेके चलने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट है। ये प्रूव करना अभी मोहम्मद अल शर्रा के लिए बाकी है। और गल्फ में भी काफ़ी लड़ाई चली हुई है, क्योंकि कतार एक साइड है और यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज़ है, यमन में भी सिविल वॉर चली हुई है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीन हो रखा है जियोपॉलिटिक्स में, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और इसराइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उभर के निकला है पिछले कुछ सालों में, और ईरान वीक हुआ, जैसे मैंने अपनी पहले वाली कुछ वीडियो में बताया था कैसे हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गया, कैसे मोहम्मद अल शर्रा पावर में आ गया सीरिया में, जिससे ईरान की इन्वेस्टमेंट सारी ख़राब हो गई सीरिया के अंदर, और अल्टीमेटली इराक में भी ईरान अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही है कि जियोपॉलिटिक्स काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, और इंडिया को रिएक्टिव होने की जगह प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। और इसलिए हम अपना चैनल चला रहे हैं जियोपॉलिटिकल तमाशा, ताकि हम आम लोगों तक ये एक अंडरस्टैंडिंग पहुंचा पाएँ, सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आम आदमी को समझा पाए कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। क्योंकि इंडिया तभी मान बनेगा या इंडिया तभी ग्रेटर पावर बनेगा तब इंडिया प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ग्लोबल इवेंट्स में, वरना इंडिया अपने नेबरहुड में फंसा रहेगा, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना में, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, जो कि चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज चाहते हैं। हम यहीं बॉक डाउन हो जाएं इसी एरिया में, साउथ एशिया में ही। और हमें चाहिए कि हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो म्यांमार की सिविल वॉर के बाद खराब हो रखी, उसको कैसे फिर से रीस्टार्ट करना है, कैसे रीएक्टिवेट करना है। अभी थाईलैंड और कंबोडिया में भी वॉर चली हुई है, जिसको अभी तो सीज फायर हो गया, जिसको ट्रम्प साहब कह रहे हैं, लेकिन ये चाइना ने कराया है सीज फायर दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो चाइना काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, और एक मेजर प्लेयर बन के निकल रहा है यूएस की तरह। लेकिन इंडिया अभी भी लैग बिहाइंड कर रहा है काफ़ी चीज़ों में, जिसके लिए इंडिया को प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमने ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है ये जो $4 बिलियन की आर्म्स डील हुई है लीबिया के, जो ईस्टर्न लीबिया के रूलर है जनरल हफ्तार और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के बीच में। थैंक यू।